गुड इवनिंग एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का हिस्ट्री। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करके सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था और सेकंड चैप्टर में समाजवाद एवं साम्यवाद पढ़ रहे थे। आइए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। समाजवाद एवं साम्यवाद। हमने आपको पीछे क्लास में बताया था समाजवाद के बारे में। समाजवाद कहता है कि सभी देश के लोग एक समान होने चाहिए। समाजवाद में संसाधन पर, देश के सभी संसाधन पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। जब देश के सभी संसाधन पर सरकार का नियंत्रण होता है तो इसे समाजवाद कहते हैं। लेकिन जब देश के संसाधन के साथ साथ मनुष्य पर भी सरकार का नियंत्रण हो जाए तो इसे साम्यवाद कहते हैं। क्या किसी देश में साम्यवाद है अभी? तो हाँ, उसका सबसे अच्छा उदाहरण चीन है, उत्तरी कोरिया है। वहां साम्यवाद शासन प्रणाली है। वहां का जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति चाहेगा, वो देश का राजा जो चाहेगा वही होगा। वो कोई सा भी न्यूज उसके बगैर पूछे बगैर बाहर नहीं जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना काल में किस देश में कितने लोगों की मृत्यु हुई, सब लोगों को पता। बट चीन के बारे में किसी को जानकारी नहीं है कि वहां कितने लोगों का मृत्यु हुआ, क्योंकि वहां का जो सरकार है वो नहीं चाहता है कि दूसरे जगह के लोगों को मालूम चले। तो साम्यवाद में आदमियों पर भी नियंत्रण रख लिया जाता है। हमने देखा था कि रूस के समाज में अमीरों और गरीबों के बीच एक बहुत बड़ा गैप, खाई आता जा रहा था और इसी बात को कुछ चिंतकों ने व्यक्त किया, जिसमें हम लोग आज जानने वाले हैं फ्रांस के चिंतक। फ्रांस के चिंतक, फ्रांस के 3 चिंतक का नाम बताया था। एक का नाम था सेंट साइमन, सेंट साइमन। दूसरे का नाम था चार्ल्स फॉरियर या फॉरियर, चार्ल्स फॉरियर। और तीसरे का नाम था लुई ब्लां। ये तीनों चिंतक फ्रांस के हैं। सेंट साइमन का कहना था कि देश के सभी लोग जितने भी संसाधन हैं मिल करके उसका उपभोग करें। इनका कहना था कि सरकार बदमाशी करती है। क्या बदमाशी करती है? तो ट्रेन चलाती है। तो ट्रेन किसी में लगाती है एसी, आराम से गर्मी के दिनों में ठंडा का एहसास लेके जाइए। किसी में स्लीपर लगाती है और किसी में पटरा ठोक के छोड़ देती है। एसी में इतना मोटा गद्दा लगाती है, स्लीपर में कुछ कम और जनरल में पटरा ठोक के छोड़ देती है कि जैसे जाओ बैठ करके। तो ये सरकार की बदमाशी है। कौन कह रहे हैं? सेंट साइमन। सभी तो हमारे देश के ही लोग हैं, सभी देश के ही लोग हैं, सभी को एक समान ट्रीट करना चाहिए। या तो इतना लोहा निकालो, इतना सामान निकालो, इतना संसाधन निकालो कि पूरा गाड़ी को एसी कर दो, या तो सभी को बराबर कर दो, सभी को जनरल कर दो। किसी में एसी में है कि 72 आदमी बैठने की कैपेसिटी है तो 72 लोगों का टिकट कटेगा। स्लीपर में भी उतना ही कटेगा। जनरल में सीट है 72 और टिकट 500। कैसे जाओगे तुम समझो। ये बात कह रहे हैं सेंट साइमन। कह रहे हैं कि ये सब सरकार की बदमाशी है, गलत नीति है। वो सरकार को चाहिए कि देश के सभी लोगों के लिए एक समान व्यवस्था हो। चार्ल्स फॉरियर का कहना है कि बड़े बड़े फैक्ट्री से शोषण ज्यादा होता है, छोटे छोटे फैक्ट्री से शोषण कम होगा। और लुई ब्लां का कहना है कि राजा अगर गरीबों का सपोर्ट करेगा, निम्न वर्ग का सपोर्ट करेगा तो सबसे बेहतर वही रहेगा। यानी अगर सबसे पहले राजनीतिक सुधार से, आर्थिक सुधार से बेहतर है राजनीतिक सुधार होना चाहिए। और इन्होंने बोला कि एक दिन ऐसा होगा। कैसे होगा? सभी वर्ग आपस में समन्वय करेंगे और इन लोगों ने वर्ग समन्वय का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा होगा
अमीर वर्ग और गरीब वर्ग मिल करके देश के संसाधन का उपभोग करेंगे, लेकिन ये मारपीट से नहीं होगा। कैसे होगा? लोगों की सोच बदलेगी, लोगों को समझ में आएगा कि हम भी मनुष्य हैं, वो भी मनुष्य है, मनुष्य जाति में पैदा हुआ है, इसीलिए हम सब बराबर हैं। लेकिन एक चिंतक हैं इंग्लैंड के चिंतक हैं जिनका नाम है रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन कहते हैं कि अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि मजदूर लोग पर शोषण हो क्यों रहा है। हम दो प्रयोग करते हैं, एक प्रयोग में दो फैक्ट्री लगाते हैं, एक फैक्ट्री में मजदूरों से मार के पीट के काम कराएंगे, बोलेगा तबीयत सही नहीं है तो और मारेंगे और काम करवाएंगे। दूसरा फैक्ट्री में अगर बोलेगा कि बीमार है तो उसको इलाज कराएंगे, डॉक्टर कहेगा 1 दिन का छुट्टी चाहिए, 2 दिन रेस्ट देंगे, जूस पिलाएंगे, अच्छे अच्छे फ्रूट्स खिलाएंगे, अच्छा खाना खिलाएंगे। हम देखना चाहते हैं कि मार से काम होता है कि दुलार से काम होता है। जब 1 साल के बाद इन्होंने निष्कर्ष निकाला तो निष्कर्ष जो इसका रिजल्ट आया बहुत ही आश्चर्य था। जिसमें इन्होंने दुलार किया उसमें प्रॉफिट ज्यादा हुआ और जिसमें पिटाई किया उसमें प्रॉफिट घट गया। तब इन्होंने कहा कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होते हैं। यानी एक बार मजदूर को संतुष्ट कर दो, वो वास्तव में काम करेगा। संतुष्ट श्रमिक ही क्या होते हैं? वास्तविक श्रमिक होते हैं। जैसे आप कोई लेबर को घर में लगाते हैं कि डेली पर, तो वो काम कैसे करेगा? धीरे धीरे करेगा, लेकिन उसको ठेका दे दीजिए कि इतना पैसा मिलेगा, तुम 2 घंटा में कर दो या 4 घंटा में कर दो, तो वो जल्दी कर देगा। तो यही बात रॉबर्ट ओवन समझा रहे हैं कि अगर एक बार श्रमिक संतुष्ट हो जाएगा तो वही वास्तव में काम करेगा। और इन्होंने सिद्धांत दिया कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होते हैं। संतुष्ट श्रमिक ही क्या होते हैं? वास्तविक श्रमिक होते हैं। जब इन्होंने सिद्धांत दिया तो बाकी लोगों ने भी इनका सिद्धांत लागू किया। अब सब फैक्ट्री में फैसिलिटी हो गया कि मजदूरों को अच्छा खाना मिलेगा, अच्छे से जूस मिलेगा, टाइम से छुट्टी मिलेगा, बीमार रहेगा तो इलाज होगा, डॉक्टर 1 दिन के छुट्टी की जगह पे 4 दिन का छुट्टी मिलेगा। लेकिन मजदूरों खाया पिया और ढेकारों नहीं लिया, यानी सब कंपनी को बर्बाद कर दिया, भट्ठा बैठा दिया। लोग कहने लगे ये सब यूटोपियन है। ये सब क्या है? यूटोपियन है। यूटोपियन हमने पिछला क्लास में समझाया था क्या होता है, स्वप्न दर्शी है। ये पिछला क्लास में हम लोग इतना तक देखे थे। आज हम लोग देखने वाले हैं कार्ल मार्क्स के बारे में जानने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ये पिछला क्लास का इतना रिकैप कर दिए जैसे दिमाग में सेट हो जाए, आगे कहानी सुनने में और इंटरेस्ट लगेगा। कार्ल मार्क्स का जन्म, कार्ल मार्क्स का जन्म 5/5/1818, बहुत अच्छा डेट है, कितना प्यारा डेट है। 5/5/1818, 5 मई 1818 को जर्मनी में हुआ था। पूछेगा कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में हुआ था। और इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स और पत्नी जेनी थी। इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स और पत्नी जेनी थी, जो इनकी बचपन की दोस्त थी। जेनी कौन थी? इनके बचपन की दोस्त थी। उन्हीं से कार्ल मार्क्स का विवाह हुआ था। कार्ल मार्क्स हीगेल विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। हीगेल के विचारधारा से कार्ल मार्क्स प्रभावित थे और हीगेल ने एक सिद्धांत दिया था। आपसे पूछेगा द्वंद्ववाद। द्वंद्ववाद का सिद्धांत हीगेल ने दिया था। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि दुनिया के मजदूरों तुम एक हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी संख्या ज्यादा है।
तुम्हारी संख्या ज्यादा है, तुम एक हो जाओ और राजा को पीट करके तुम राज संभालो, क्योंकि मजदूर जानता है कि रोटी का असली कीमत क्या होता है। वो मजदूर जब राजा बनेगा तो उसे होना चाहिए, पता है कि एक एक रोटी की कीमत क्या होती है। और जिसके पास ज्यादा पैसा है वो पैसा देख ही रहा है, वो राजा बनेगा तो उसका वैल्यू नहीं दे पाता है। तो कार्ल मार्क्स का कहना था कि दुनिया के मजदूरों तुम एक हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास पाने के लिए सब कुछ है, खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास है क्या जो तुम खोने से डर रहे हो? तुम तो एक हो के यूं लड़ाई करो, राजा को पीट के भगाओ। वही कहानी हम लोग सुनने वाले हैं आज कार्ल मार्क्स का। तो आइए आगे चलते हैं। कार्ल मार्क्स ने 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र जारी कर दिया, घोषणा कर दिया, साम्यवादी घोषणा पत्र जारी कर दिया, घोषणा पत्र जारी कर दिया। इन्होंने कह दिया एक दिन ऐसा आएगा, आएगा नहीं जरूर आएगा, मजदूर राजा बनेगा। देखिए घोषणा कर रहे हैं कब? 1847 में। एक दिन ऐसा आएगा मजदूर राजा बनेगा और राजा को दौड़ा दौड़ा के मारेगा। जब 1847 में ये घोषणा किए तो पूरे जितना भी आसपास के देशों में राजतंत्र चल रहा था वहां हलचल सी मच गई कि कार्ल मार्क्स ने घोषणा किया है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मजदूर राजा बनेगा और राजा को दौड़ा दौड़ा के मारेगा। जब सभी राजा को यह बात मालूम चला तब वो घोषणा पत्र मंगा के पढ़ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कार्ल मार्क्स ने उसमें क्या लिखा है। कार्ल मार्क्स लिख रहे हैं कि सबसे ओरिजिनल पूंजी मजदूर है, अगर मजदूर नहीं रहेगा तो किसी का काम नहीं होगा। मजदूरों को वैल्यू देना चाहिए, मजदूरों को रिस्पेक्ट करो। और इन्होंने 1967 में 1867 में एक पुस्तक लिखा, जिस पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। ये बता रहे हैं दास मतलब मजदूर, कैपिटल पूंजी, ओरिजिनल पूंजी मजदूर है। तुम जो समझ रहे हो कि वो मजदूर है, वो एक दिन काम पे नहीं आएगा तो तुम्हारा कोई काम नहीं होगा। ये बात कौन कह रहे हैं? दास कैपिटल। दास कैपिटल में कार्ल मार्क्स बता रहे हैं कि ओरिजिनल पूंजी मजदूर है। और इन्होंने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा, और ऐसा ही नहीं आएगा, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। केवल हम बोल दे कि एक दिन ऐसा आएगा तो बोलने से नहीं आएगा, मजदूरों को संघर्ष करना पड़ेगा, वर्ग विहीन राज्य की स्थापना करना पड़ेगा। वैसा देश जहां कोई राज्य ना हो, केवल देश हो, केवल देश के बारे में सोचेंगे तो वर्ग विहीन राज्य की स्थापना करना पड़ेगा और इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। कार्ल मार्क्स कहते थे कि दुनिया का सबसे खराब प्राणी मनुष्य है, इससे खराब कोई नहीं है। दुनिया में आपने नहीं सुना होगा कि जो कौवा है वो 3 तल्ला घोंसला बना के रहता है। काहे? तो एक में अपने रहता है और 2 में किराया लगाता है, सोचता है कि जो उसमें से आएगा वो हम बैठ के खाएंगे। सुना है कभी ऐसा कि कौवा 3 तल्ला घोंसला बना के रह रहा? आदमी को देख लीजिए, आदमी अपना सिस्टम छोड़ करके, वो अमीर है, वो गरीब है, वो उच्च जाति का है, वो निम्न जाति का है, वो उस धर्म से आता है, वो इस धर्म से आता है, ये सब आदमियों में चल रहा है। अगर दुनिया का सबसे कोई खराब प्राणी है तो वो मनुष्य है। ये कह कौन रहे हैं? कार्ल मार्क्स। और इन्होंने कहा कि धर्म अफीम है, धर्म अफीम से कम नहीं है। जो धर्म का कट्टर होते हैं, जैसे नशा अफीम का है, उसी प्रकार धर्म है। किसके अनुसार? कार्ल मार्क्स के अनुसार। और कार्ल मार्क्स कहते हैं सबका रीजन एक ही है, पैसा। ये पैसा, धन, अमीर है धन के वजह से, गरीब है उसके पास धन नहीं है। और हम जानते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि मजदूर राजा बनेगा और राजा को दौड़ा दौड़ा के मारेगा। इसके लिए इन्होंने 6 चरण का बात किया। अब ये 6 चरण क्या है देखिएगा। इन्होंने बताया कि याद कीजिए
जब आदमी दुनिया में आया था उस अवस्था को आदिम साम्यवाद कहते हैं, दूसरा को दास्ता कहते हैं, उसके बाद सामंती, उसके बाद पूंजीवाद, और उसके बाद आएगा समाजवाद, और उसके बाद आएगा साम्यवाद। इन्होंने बताया दुनिया को 6 चरण में। हम लोग जब पैदा हुए थे तो याद कीजिए, क्या जमीन का किसी का रजिस्ट्री था कि ये प्लॉट आपका है, ये वाला प्लॉट मेरा है? जिसको जहां सोने की इच्छा है वहां सो जाओ, किसी को रोक टोक नहीं है। इस अवस्था को क्या पहनेंगे तो नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, या तो जानवरों का छाल जो मिल गया पत्ता वही लपेट के हम लोग रह रहे थे, ना किसी से लड़ाई ना किसी से झगड़ा। वो कितना अच्छा दौर था, आदिम साम्यवाद। उसके बाद दास्ता का युग आया। दास्ता का युग आपको जान के आश्चर्य होगा, जिस प्रकार आजकल जानवरों को पकड़ के बेचते हैं, पहले आदमी को पकड़ पकड़ के बेचते थे। सिक्कर लगा के आदमी को खड़ा किए हुए हैं मार्केट में। आएगा लोग, जैसे आजकल जानवरों को खरीदार आता है, आदमी को खरीद के ले जाएगा। किस लिए? अपने घर में नौकर बनाने के लिए। मालूम चला कि 6,000 10,000 में उसका रेट 4,000 में लगा, 6,000 में कोई दास को खरीद के ले गया। अब वो दास को जैसे चाहे वैसे अपने घर में काम करवा सकता है, चाहे तो खाना दे या नहीं दे, काम करवाएगा। यानी दास को पकड़ के ले गए और काम करवा रहा है, और पिटाई नहीं करने पर मारेगा। अगर दास जाके शिकायत करेगा पुलिस स्टेशन में कि हमको मालिक मार रहा है, तो पुलिस भी 4 डंडा मारेगा कि मालिक पे केस होता है, जाके काम करो। अगर दास बीमार पड़ गया और डॉक्टर कह रहा है कि इस पे खर्च में आएगा 10,000, इसको छोड़ के नया दास 6,000 में फिर खरीद लेगा। ये था दास्ता का युग, और इसका मेन केंद्र था पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। दास्ता का प्रमुख केंद्र कौन था? लिस्बन। यहीं से खरीद बिक्री हो रहा था। इसके बाद आता है सामंती युग। आदमी लोग अब जमीन को कब्जा करने लगा। जमीन को, ये जमीन हमारा है, इतना दूर तक हमारा हिस्सा है। और इसके बाद पूंजीवाद आ गया, बड़े बड़े फैक्ट्रियों का मालिक। यहीं तक कार्ल मार्क्स ने देखा था, पूंजीवाद तक उन्होंने देखा था, और कह रहे थे कि बस अगला समाजवाद आने वाला है। अगला क्या आने वाला है? समाजवाद आने वाला है। सभी को ठोक पीट के बराबर कर दिया जाएगा, और उसके बाद फिर हम लोग वही दुनिया में पहुंच जाएंगे जैसे आए थे, साम्यवाद। फिर सब लोग वैसे ही हो जाएंगे, तो उसी को कहते हैं साम्यवाद। 1818 में कार्ल मार्क्स पैदा हुए और जिंदगी भर चिल्लाते रहे, दुनिया के मजदूरों एक हो, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है। तुम मर भी जाओगे तो क्या दिक्कत है? तुम्हारे घर में है क्या? अरे खटिया है वो भी टूटले है, बिस्तर है वो भी फटले है, काहे टेंशन ले रहे हो? तुम्हें मर जाओगे तो तुम्हारे पीछे रोने वाला कोई नहीं है। अगर अमीर आदमी मरता है तो रोएगा, बोलेगा नए गाड़ी लिए थे, चढ़वो नहीं किया, बेचारा चला गया। तुम्हारा रोने वाला कौन है? तुम्हें देखने वाला कौन है? कार्ल मार्क्स चिल्लाते रहे, मगर कोई मजदूर एक नहीं हुआ। कार्ल मार्क्स 1818 में पैदा हुए और 65 साल तक जीवित रहे, और ये जब तक रहे तब तक कहते रहे, दुनिया के मजदूरों एक हो, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है। राज करोगे, तुम राज करोगे, राजा बनोगे। और 1883 में अगर डेट याद रखिएगा, 14 मार्च को ही अल्बर्ट आइंस्टीन का बर्थडे है, और 14 मार्च को कार्ल मार्क्स का डेथ डे है। 14 मार्च 1883 ईस्वी को कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो गई। दुनिया के मजदूर एक नहीं हुए। लोग कहने लगे, लगता है कार्ल मार्क्स भी यूटोपियन है, सपना दिखाने वाला है। कार्ल मार्क्स भी यूटोपियन है, लेकिन
क्या कार्ल मार्क्स यूटोपियन थे? तो कार्ल मार्क्स यूटोपियन नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि अगला जो हीरो का एंट्री हो रहा है वो इनको यूटोपियन होने से बचा लेगा। यानी कार्ल मार्क्स को यूटोपियन होने से बचाने वाला हीरो का नाम है व्लादिमीर इवानोविच। व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। हम लोग अगले एपिसोड में सुनेंगे लेनिन का कहानी, लेनिन का। मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में, कैसे लेनिन कार्ल मार्क्स को यूटोपियन होने से बचाता है। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सजेशन लिखिएगा और अपने मित्रों के पास भेज दीजिएगा। अच्छे चीजों का विस्तार और प्रसार होना चाहिए। बाय, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।